बंदर का संदेश और खोया हुआ राजा। संध्या की लालिमा धीरे धीरे रात की गहराइयों में विलीन हो रही थी। रघुवंश नगर, जो कभी अपने वैभव और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था, आजकल सन्नाटे और बेचैनी से भरा हुआ था। नगर के राजा राजा वर्धन 6 महीने पहले अचानक लापता हो गए थे और तब से सिंहासन खाली पड़ा था। रानी अदिति और दीवान त्रिवेणी ने हर दिशा में खोजबीन करवाई, लेकिन राजा का कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में भूतपूर्व सेनापति, भविष्यवक्ता और कई राजगुरु आए, पर सबने एक ही उत्तर दिया, राजा जीवित हैं, लेकिन एक रहस्य में फंसे हैं। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, तभी रानी के कक्ष की खिड़की पर हलचल हुई। प्रहरी दौड़कर पहुंचे तो देखा, एक बंदर खिड़की पर बैठा है, जिसके गले में एक सुनहरे रेशमी कपड़े में लिपटा छोटा सा संदेश पत्र था। रानी ने कांपते हाथों से पत्र निकाला। मैं जीवित हूं, पर मैं वही नहीं हूं जहां मैं होना चाहिए। समय आने पर एक बंदर रास्ता दिखाएगा, उसे जाने देना। वर्धन रानी अदिति ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस रहस्यमयी संकेत का पीछा करेंगी। रक्षकों और दीवान की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने राज्य के विश्वासपात्र गुप्तचर आदित्य और भटकी आत्माओं का अध्ययन करने वाली तांत्रिका रुद्रिका को साथ लिया। बंदर उन्हें हर रोज महल के बाहर किसी एक जगह पर दिखता, जैसे बुलावा दे रहा हो। वे धीरे धीरे नगर की सीमा से दूर जंगलों के गहन भागों की ओर बढ़ते गए। हर रात बंदर एक वृक्ष पर बैठकर उन्हें आगे का रास्ता दिखाता और कभी कोई विचित्र ध्वनि की ओर संकेत करता। छठे दिन वे एक उजड़े, काले पत्थरों से बने मंदिर के सामने पहुंचे। बंदर ने उसी ओर इशारा किया और चुपचाप दूर जा बैठा। मंदिर के अंदर धूप नहीं पहुंचती थी और दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे हुए थे। एक राजा की छवि जो पानी की सतह पर उल्टा खड़ा था और उसके पीछे एक जानवरों की परिषद। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक तेज चीख पूरे मंदिर में गूंजी, जिससे रुद्रिका कांप उठी। आदित्य ने तलवार निकाल ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फर्श पर लिखे एक शब्द चमकने लगे, जहां वास्तविक राजा छिपा है, वहां न जिंदा घुस सकता है, न मरा। सिर्फ वह जो दोनों के बीच हो। रानी और रुद्रिका इस पहेली को समझने की कोशिश में लग गईं। अगले दिन बंदर उन्हें एक गुप्त दरवे से एक उपत्यका में ले गया, जहां उन्होंने कुछ असामान्य दृश्य देखे। जानवर इंसानों जैसे व्यवहार कर रहे थे। एक शेर उपदेश दे रहा था, लोमड़ी हिसाब रख रही थी और बंदर राजदूत का काम कर रहा था। बंदर उन्हें एक वृहत वृक्ष के नीचे बने मंच की ओर ले गया, जहां जानवरों की एक सभा चल रही थी। वहां एक काला, गुप्त घूंघट ओढ़े राजदूत बैठा था, जिसकी आवाज बहुत परिचित सी लगी। उसने कहा, मानवों का राजा केवल तब वापस आएगा जब वह पशु जगत के न्याय की कसौटी पर खरा उतरेगा। रानी ने पूछा, कौन है वह राजा? राजदूत बोला, वह जिसे तुमने पहचाना नहीं, पर जिसने स्वयं को खो दिया। रुद्रिका ने वन के संत भैरव बाबा को खोजा, जिनका मानना था कि राजा वर्धन की आत्मा पशुजगत और मानवजगत के बीच फंसी है। एक अज्ञात प्रयोग के दौरान उन्होंने किसी दुर्लभ रसायन और तांत्रिक विद्या की सहायता से पशु में मानव की आत्मा स्थापित करने का प्रयास किया था, जिससे आदर्श शासक बनाया जा सके। परंतु प्रयोग विफल हो गया। आत्मा एक बंदर में फंस गई और राजा वर्धन का शरीर वहीं निर्जीव हो गया। रानी अवाक रह गईं। क्या वह बंदर वही वर्धन था? एक रात रानी अकेली बंदर के पास गई और उससे कहा, अगर तुम वही हो तो मुझे पहचान दो। बंदर ने अपने पैरों से मिट्टी में वही प्रतीक उकेरा जो राजा वर्धन की अंगूठी पर था। रानी रो पड़ी। रुद्रिका ने सुझाव दिया कि आत्मा को वापस शरीर में लाने के लिए एक विशेष तांत्रिक यज्ञ करना होगा, पर शर्त यह थी कि बंदर अपनी इच्छा से पशुजीवन छोड़ने को तैयार हो। यज्ञ की रात अचानक जंगल में तूफान आ गया। वानरों के एक झुंड ने हमला कर दिया।
बंदर ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया, पर तभी सभा में वही काला घूंघट पहने राजदूत आया और बोला, राजा अब न मानव हैं, न पशु। उन्हें लौटाना होगा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि लौटकर वे वही होंगे जो पहले थे? सब चुप हो गए। या शायद वे कुछ और बन चुके हैं। कुछ अधिक, कुछ अज्ञात। यज्ञ पूर्ण हुआ। बंदर एक बार फिर चुपचाप मंदिर की ओर गया और वहां गायब हो गया। उसी रात एक गहरे पानी वाले सरोवर में हलचल हुई। आदित्य और रानी ने देखा, वहां कोई उभर रहा था। सफेद वस्त्रों में लिपटा एक पुरुष, जिसकी आंखें खुली थीं, पर स्मृति शून्य थी। मैं कौन हूं? उसने पूछा। रानी कांप उठी। क्या यह राजा वर्धन थे? राजमहल में सभी वापस लौटे। नया पुरुष चुपचाप महल के गलियारे में घूमता, पुराने चित्रों को देखता, पर याद नहीं करता। एक दिन उसने अचानक दीवार की एक पेंटिंग पर हाथ रखा, जहां एक बंदर एक सिंहासन के सामने झुका हुआ था। वह मुस्कुराया और दीवान त्रिवेणी को बुलाकर बोला, तैयार हो जाओ। अब वक्त है असली राजा को पाने का, न केवल पहचानने का। रानी ने सवाल किया, किसे पाने का? उसने जवाब नहीं दिया। राजमहल की चुप्पी टूटी नहीं थी। महलों के गलियारे, जो कभी राजा वर्धन के स्वागत में संगीत और शंखनाद से गूंजते थे, अब एक अजीब सी शांति में डूबे थे। रानी अदिति हर दिन उस लौटे हुए पुरुष, जो शायद वर्धन थे, शायद नहीं, को देखते हुए यही सोचती रहीं, अगर यह वर्धन नहीं तो कौन है? और अगर यह वर्धन है तो इतने बदल क्यों गए हैं? उस पुरुष को किसी भी नाम, चेहरे या स्थान की याद नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक गूढ़ गंभीरता थी, जैसे वह खुद को, अपने आसपास के लोगों को परख रहा हो। तांत्रिका रुद्रिका ने सावधानी से कहा, राजा के शरीर में आत्मा लौट आई है। पर यह वही आत्मा है या कोई और? यह कहना जल्दबाजी होगी। तीसरी रात, जब वह पुरुष महल की पिछली बगिया में अकेला घूम रहा था, एक आवाज आई, कहो, क्या अब पहचान बनेगी? वह मुड़ा, वहां वही बंदर खड़ा था, आंखों में अजीब चमक के साथ। पर इस बार उसके माथे पर 3 रक्तलाल बिंदुओं का चिन्ह था, जो पहले कभी नहीं था। बंदर एक पत्र छोड़कर चला गया। पत्र में केवल एक पंक्ति थी, जब राजा अपने राज्य को फिर से पहचाने, तब राज्य उसे पहचान लेगा। धीरे धीरे महल में बदलाव आने लगे। रक्षक रात्रियों में गायब पाए जाने लगे। दीवान त्रिवेणी को किसी ने चेताया कि राजमहल में कोई नई शक्ति काम कर रही है, जो दिखाई नहीं देती, पर महसूस की जा सकती है। रानी अदिति ने देखा कि वह पुरुष रात में राजमहल की पुरानी सुरंगों में घूमता है, कुछ अनजाने चिन्हों को खोजता है और दीवारों पर उकेरे गए पुराने राजवर्ग के प्रतीकों को बार बार छूता है। एक बार उन्होंने पूछा, क्या आप मेरे पति हैं? उसने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से बोला, अगर मैं वह हूं तो मुझे खुद को फिर से जन्म देना होगा, और अगर नहीं तो शायद मुझे तुम्हारे पति से मिलना होगा। एक रात दीवान त्रिवेणी ने रानी को बुलाया और कहा, मैंने एक गुप्त सभा देखी भूमिगत सुरंगों में, जहां रात्रि प्रहरी, कुछ पुरातन ब्राह्मण और वो लौटे हुए पुरुष मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। उसे संधि कहा जा रहा था। रानी ने रुद्रिका से इसका अर्थ पूछा। संधि एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें किसी आत्मा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक सार्वजनिक जो सत्ता संभाले और एक छाया जो निर्णय ले। अदृश्य रूप में अगले कुछ हफ्तों में नगर के कुछ बुजुर्ग और रजपुरुष रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। उनकी जगह नए चेहरे आने लगे, जो सीधे उस पुरुष के आदेशों का पालन करते। नगर में अफवाह फैलने लगी, राजा लौट आए हैं, पर अब वे वैसे नहीं रहे। कुछ लोग कहते, राजा अब 2 हैं, एक दिखने वाला और एक अदृश्य। रानी ने एक गुप्त पत्र पाया, जिसमें लिखा था, राजा का दूसरा स्वरूप अब छाया है। वह हर निर्णय ले रहा है,
हर योजना बना रहा है बिना सामने आए। आदित्य, रानी का विश्वासी, ने बताया कि एक साधु ने नगर की सीमा के पास दावा किया है कि वर्धन जीवित हैं, पर बंदर के रूप में। उसने यह भी कहा कि असली राजा अपने शरीर में लौटे नहीं हैं, वो किसी यंत्र के भीतर बंद हैं। रानी रुद्रिका के साथ उस साधु से मिलने गईं। साधु ने कहा, तुमने जो लौटाया वह शरीर था, आत्मा नहीं। आत्मा अभी भी ताम्रयंत्र में बंद है और वह बंदर केवल दूत है, आत्मा नहीं। रानी ने कांपते स्वर में पूछा, तो वह कौन है? जो महल में है, साधु ने उत्तर दिया। वह एक परछाई है, वर्धन की स्मृति से जन्मी और पशुजगत के न्याय से पोषित। अब रानी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था, क्या मैं एक छाया को राजा बना बैठी और असली आत्मा अभी भी कैद है? रानी ने आदित्य को बंदर के पीछे भेजा और एक झील के किनारे उसे एक पुराना ताम्रयंत्र मिला, जिसमें पुरानी लिपि में लिखा था, राजा वर्धन की आत्मा न्याय के पूर्ण होने तक बंधी रहेगी। न्याय अधूरा है, इसका अर्थ? क्या आत्मा ने कोई भूल की थी? क्या उसने पशुजगत में कोई अनुचित आदेश दिया था? अब एक बार फिर दरबार बुलाया गया। वह लौटे हुए पुरुष, जिसे अब सभी राजा कहते थे, ने आदेश दिया कि पूरे राजवर्ग का पुनर्गठन किया जाएगा। पुराने मंत्रियों को हटा दिया गया। लेकिन उस दिन रानी ने पहली बार प्रश्न पूछा, सार्वजनिक रूप से, यदि आप वही हैं तो बताएं, मैंने आपको अंतिम बार कहाँ छोड़ा था? क्या कहा था? पुरुष चुप रहा। फिर बोला, मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मैं अब वही नहीं हूँ। मैं एक नया निर्माण हूँ और मुझे पुराने उत्तरों की आवश्यकता नहीं। रानी ने क्रोधित होकर कहा, तो आप राजा नहीं, एक निर्माण हैं। शायद किसी पशु न्याय सभा द्वारा। अगली सुबह राजमहल के बाहर एक संदेश प्रकट हुआ, दीवार पर रक्त से लिखा हुआ, असली राजा लौटेगा जब छाया संपूर्ण प्रकाश को निगल जाएगी। रानी ने पूछा, क्या अब हमें 2 वर्धनों से लड़ना होगा या एक से बचना? रुद्रिका ने गंभीरता से कहा, संभव है अब 3 हो, एक जो बंदर के रूप में भटक रहा है, एक जो राजगद्दी पर बैठा है, और एक जो अब तक जन्म ही नहीं हुआ। रघुवंश राजमहल की दीवारों में अब एक अजीब सी गूंज थी। हर कोने में फुसफुसाहटें, हर कमरे में एक शंका और हर दृष्टि में छिपा प्रश्न था, राजा कौन है? रानी अदिति अब 2 लोगों को संदेह से देखती थीं, वह जो सिंहासन पर बैठा है और स्वयं को राजा कहता है, और वह जो जंगलों में बंदर के रूप में घूमता है और कभी-कभी महल के आंगन में प्रकट हो जाता है। तीसरे का संकेत अब उभरने लगा था। वह जिसे न देखा गया था, न पहचाना गया था, अनदेखा वर्धन, जिसे तांत्रिका रुद्रिका अब प्रतीक्षित आत्मा कह रही थीं। एक रात जब रानी अदिति अपने कक्ष में अकेली थीं, उनकी परछाई दीवार से अलग हो गई। हाँ, उनकी परछाई दीवार से निकलकर सामने खड़ी हो गई। वह बोली, मैं वह हूँ जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। मैं तीसरे वर्धन की छाया हूँ और वह जाग रहा है। रानी चीख उठीं, पर तभी छाया गायब हो गई और कमरे में गूंजती एक ध्वनि रह गई, जब आत्मा भी छाया से डरने लगे तब सत्य जन्म लेता है। दीवान त्रिवेणी, आदित्य और रुद्रिका अब एक गुप्त योजना में लगे थे, तीनों वर्धनों को एक स्थान पर लाकर सत्य परीक्षण करना। इसके लिए उन्होंने एक गुफा चुनी, जो राजमहल के नीचे बनी एक भूली बिसरी सुरंग के छोर पर थी। इस गुफा को त्रिकुंठ कहा जाता था, 3 द्वार, 3 दीवारें और एक ही केंद्र। रुद्रिका ने बताया, त्रिकुंठ में प्रवेश करते ही हर आत्मा अपने सच्चे रूप में प्रकट होती है। यहाँ कोई छाया छिप नहीं सकती और कोई मुखौटा स्थिर नहीं रह सकता, पर इससे पहले कि वे तीनों वर्धनों को इकट्ठा कर पाते, एक सनसनीखेज घटना घट गई। महल के सबसे पुराने चित्रशाला में राजा वर्धन की सभी तस्वीरें विकृत हो गईं। कुछ में राजा की आंखें बंद थीं, कुछ में चेहरे पर जंगली पशुओं के चेहरे आ गए थे और कुछ में तो खुद रानी अदिति को सिंहासन पर दिखाया गया था।
सबसे डरावना दृश्य था। एक चित्र में 3 राजा एक ही सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन एक के पास तलवार, दूसरे के पास छाया और तीसरे के पास एक बंदर। आदित्य ने अंततः वह ताम्रयंत्र खोज निकाला जिसमें आत्मा कैद थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, यंत्र जल उठा और एक तेज सीटी जैसी ध्वनि निकली। वहीं बंदर आकर बैठ गया और शांत हो गया। यंत्र अब शीतल था। रुद्रिका ने कहा, आत्मा जागना चाहती है पर शरीर नहीं बुला रहा। रानी ने पूछा, तो किसे बुलाना होगा? रुद्रिका ने उत्तर दिया, तीनों को, क्योंकि यह आत्मा तीनों में बंटी है। आखिरकार योजना पूरी हुई। तीनों वर्धनों को, महल में बैठा स्वयंभू राजा, जंगलों में घूमता बंदर और तीसरा एक भूतपूर्व सैनिक जो हाल ही में प्रकट हुआ था और जिसे महल के पुरानी दीवारें पहचानती थीं, उन्हें त्रिकुंठ में बुलाया गया। त्रिकुंठ में प्रवेश करते ही एक चमत्कारी घटना घटी। तीनों की आंखों में एक ही रोशनी उभरी। एक ही वाक्य तीनों के मुख से निकला, मैं वर्धन हूँ। लेकिन केवल एक नहीं हूँ। त्रिकुंठ की केंद्र वेदिका पर एक दीपक प्रज्वलित हुआ। दीपक की लौ से एक आकृति उभरी। वह थी एक गोल स्वर्णिम बिंदी जो हवा में तैर रही थी। उसने तीनों से कहा, तुम तीनों मेरे अंश हो। एक को शक्ति दी गई, एक को चेतना और एक को भावना। अब तुम तीनों में से एक को चुनना होगा, बाकी 2 मिट जाएंगे। तीनों चुप रहे। फिर बंदर बोला, मैं मिटने को तैयार हूं, पर सच्चा वर्धन वही है जो न्याय करेगा, अपने लिए नहीं, राज्य के लिए। बंदर के यह कहने के बाद दीपक की लौ बुझ गई। दीपक के नीचे 3 छायाएं स्थिर रहीं, पर चौथी छाया अब दिखने लगी थी। रुद्रिका कांप उठीं, ये चौथी छाया किसकी है? दीवान त्रिवेणी ने कहा, यह संभवतः वह है जिसे हमने कभी राजा नहीं माना। शायद रानी स्वयं। तभी रानी अदिति ने एक विचित्र मुस्कान के साथ कहा, अगर राजा नहीं लौटा तो क्या रानी ही भविष्य नहीं हो सकती? त्रिकुंठ की दीवारों से गूंजता स्वर आया, जब तीनों में कोई न जीते और चौथा भी आगे न बढ़े, तब राज्य स्वतः निर्णय करेगा। और उस रात राजमहल के सिंहासन कक्ष में देखा गया। सिंहासन अब खाली नहीं था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। त्रिकुंठ की गूंज अब पूरे रघुवंश में फैल चुकी थी। नगर के नागरिक जो कभी राजा की वापसी पर उत्सव मनाते थे, अब दोबारा भय, संदेह और शून्यता की स्थिति में थे। महल का सिंहासन जो एक दिन खाली था, अब एक रहस्यपूर्ण शक्ति से भर गया था, पर वह शक्ति अदृश्य थी। रानी अदिति ने अपनी आंखों से उस सिंहासन को देखा। उस पर कोई बैठा नहीं था, पर फिर भी वहां मौजूदगी थी। तांत्रिका रुद्रिका ने कहा, अब राज्य किसी शासक को नहीं बुलाएगा। अब शासक को स्वयं राज्य को समझना होगा। सिंहासन अब बोलता नहीं था, पर कभी कभी रात में धीमे स्वर में कोई मंत्र फुसफुसाता था। जो भी वहां जाता, उसके कानों में कुछ शब्द गूंजते, वह जो 3 है, एक होगा। वह जो एक है, फिर बंटेगा। राज्य अब मनुष्य से नहीं चलेगा, बल्कि निर्णय से चलेगा। दीवान त्रिवेणी ने कहा, यह तो कोई तांत्रिक संकेत है। राज्य अपनी चेतना प्राप्त कर चुका है, पर यह चेतना किसकी थी? रानी, रुद्रिका, बंदर या 3 वर्धनों के समावेश से उत्पन्न कोई नई सत्ता? जंगलों से एक सूचना आई, बंदर अब मनुष्यों की भाषा बोलने लगा है। आदित्य और रानी जब वहां पहुंचे, तो बंदर एक वृक्ष की डाली पर बैठा कुछ गुनगुना रहा था। तीनों में एक ही सत्य है, पर सत्य ही सबसे बड़ा छल है। बंदर की आंखें अब वैसी नहीं रहीं, उनमें कोई पुरातन ज्ञान की चमक थी। वह अब केवल संकेत नहीं देता, बल्कि संवाद करता था। रानी ने उससे पूछा, क्या तुम वर्धन हो? बंदर बोला, मैं वो हूँ जो वर्धन होना चाहता था, पर जो कभी बन न सका। तीसरे वर्धन, जिसे अब सैनिक वर्धन कहा जा रहा था, धीरे धीरे नगर में लोगों का ध्यान खींचने लगा। वह शांत रहता, पर उसकी उपस्थिति डराने वाली थी।
उसने राजमहल के बाहर एक दिन घोषणा की, मुझे कोई सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। अगर सत्य किसी ताम्रयंत्र में बंद है तो मैं उसे मुक्त कराऊंगा। रानी ने पूछा, कौन सा सत्य? उसने उत्तर दिया, सत्य यह नहीं कि राजा कौन है, सत्य यह है कि हमें राजा क्यों चाहिए। राजमहल की चित्रशाला में एक नया चित्र प्रकट हुआ, बिना किसी चित्रकार के। चित्र में एक दृश्य था, एक सिंहासन जिसके 3 पायों पर 3 अलग अलग हाथ थे। एक में तलवार, एक में किताब और तीसरे में एक काले धुएं से भरा पत्थर। पर सिर पर एक मुकुट नहीं था। रुद्रिका ने कहा, मुकुट वही पहनेगा जो तीनों को समझेगा, उन्हें नकारेगा नहीं। रानी ने निर्णय लिया, वह ताम्रयंत्र को स्वयं अपने कक्ष में स्थापित करेंगी और तीनों वर्धनों को एक बार फिर आमंत्रित करेंगी। उस रात ताम्रयंत्र से एक ध्वनि निकली, मैं जागना चाहता हूँ। मुझे वाणी दो। तीनों वर्धनों को बुलाया गया। ताम्रयंत्र से 3 किरणें निकलीं और तीनों के सिर को छुईं। फिर आवाज आई, मैं तुम तीनों का मिला जुला रूप नहीं हूं, मैं वह हूं जो तुम तीनों ने मिलकर छिपा दिया। राज्य का भय, राजा का दोष और न्याय का मोह। त्रिकुंठ के नीचे एक और सभा प्रकट हुई, पर यह कोई भौतिक सभा नहीं थी, यह एक न्याय की आत्मसभा थी। यहाँ केवल आवाजें थीं, कोई शरीर नहीं। इस सभा में एक प्रश्न उठा, क्या राज्य को शासक चाहिए या दिशा? सैनिक वर्धन बोला, राज्य को नेता चाहिए, पर नेता को छाया नहीं होना चाहिए। बंदर बोला, राज्य को संवेदन चाहिए और वो केवल वो दे सकता है जिसने अपनी आत्मा खो दी हो। स्वयंभू राजा बोला, राज्य मेरी देन है, अब उसका उत्तराधिकार मेरा है। सभा चुप हो गई और फिर उत्तर आया, तो उत्तराधिकारी वह बनेगा जो स्वयं को मिटा सके। अब सभी की निगाहें रानी अदिति पर थीं। रानी ने धीरे से कहा, मैं वर्धन से प्रेम करती थी, पर मैं प्रेम को सिंहासन नहीं बनने दूंगी, मैं न्याय को दिशा नहीं बनने दूंगी, मैं राज्य को मनुष्यता दूंगी जो किसी वर्धन में नहीं है। तभी रुद्रिका ने पूछा, क्या तुम स्वयं को शासक मानती हो? रानी ने उत्तर दिया, नहीं, पर शायद राज्य अब किसी पुरुष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। अगले दिन पूरे रघुवंश में घोषणा हुई, सिंहासन अब वर्धन के नहीं, विचार के अधीन होगा। विचार अब किसी एक शरीर में नहीं, एक चेतना में बसेंगे। उस रात जब पूरा महल शांत था, सिंहासन के सामने एक छाया प्रकट हुई, लंबी, स्थिर और मुकुटधारी। रानी अदिति ने दूर से देखा और उसके कानों में फिर वही गूंज सुनाई दी, मैं हूं उत्तराधिकारी, पर मैं अब किसी पहचान में नहीं बंधा। रघुवंश अब उस मोड़ पर आ गया था जहां सत्ता की न कोई आवाज थी, न कोई चेहरा, पर फिर भी निर्णय हर दिन लिए जाते थे। सिंहासन अब छाया की जागृति से संचालित था और नगर में विस्पर्ड आदेशों के माध्यम से सत्ता चलती थी। नगर में एक नई धारणा फैल गई, अब राज्य में कोई राजा नहीं, अब राज्य स्वयं राजा है। लेकिन जो लोग सोचते थे कि यह शांति है, वे गलत थे। यह मौन था, पर उस मौन में साजिश पल रही थी। महल में अब हर रात एक नई छाया उभरती थी, मुकुटधारी स्त्री की जो सिंहासन पर बैठी दिखती थी। पर हर सुबह सिंहासन फिर से खाली होता। रानी अदिति अब इस छाया से संवाद करने लगी थीं। एक रात उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? छाया ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो किसी वाणी से नहीं, केवल मौन से जन्मी हूं। मैं चेतना का मुकुट हूं और मेरा राज्य है सत्य का अंत। रानी कांप उठी। यह चेतना सत्ता नहीं चाहती थी, यह सत्य की समाप्ति चाहती थी। अब बंदर ने बोलना बंद कर दिया था। वह केवल प्रतीकात्मक क्रियाएं करता, पेड़ों पर घेरा बनाता, पत्थरों पर जल से रेखाएं खींचता और मिट्टी में 3 चिन्ह छोड़ता, एक आंख, एक चक्र और एक उल्टा मुकुट। रुद्रिका ने इन्हें पढ़ने का प्रयास किया और कहा, बंदर हमें चेतावनी दे रहा है, कोई शक्ति आंखों को बंद कर रही है।
समय को उलट रही है और सत्ता को उल्टा कर रही है। सैनिक वर्धन ने जंगलों से वापस आकर अपनी सेना संगठित करनी शुरू कर दी। उसने घोषणा की, अब जब राज्य विचारों से चल रहा है तो हम विचारों का युद्ध लड़ेंगे, लेकिन विचार शून्य में नहीं होते, उन्हें दिशा चाहिए, और दिशा अब बंधक है। उसने गूंजती आंखें को चेतावनी दी, या तो सामने आओ या फिर मैं तुम्हें स्वयं खोल दूंगा। रात में जब रानी सिंहासन कक्ष में बैठी थीं, तो पूरी दीवार आंखों में बदल गई। हर आंख से एक ही प्रश्न निकला, तुम क्या चाहती हो? अदिति। रानी चुप रही। तभी हर आंख बंद हो गई। सिर्फ एक खुली रही, बीच की, सबसे बड़ी। उसने कहा, अगर तू चुप रही तो तुझे शासक बना दिया जाएगा, अगर तू बोली तो तुझे मिटा दिया जाएगा। रानी ने कहा, फिर मैं लिखूंगी पर बोलूंगी नहीं। रानी ने एक गुप्त ग्रंथ लिखना शुरू किया। नाम था शून्य नियम। यह कोई शासन संहिता नहीं थी, बल्कि उन नियमों की सूची थी जो अब तक कभी किसी ने लागू नहीं किए। उदाहरण, जिस दिन सभी बोले वही दिन सबसे खामोश होगा। जिसे चुना गया वही सबसे पहले त्यागे। सत्ता का अंतिम सत्य यही है कि वह कभी सत्य नहीं थी। महल से हर दिन दो आदेश निकलने लगे, एक प्रकट और एक गुप्त। प्रकट आदेशों में नगर के लिए कानून बनते, गुप्त आदेशों में कुछ मंत्रियों को गायब किया जाता। धीरे धीरे मंत्रियों की संख्या घटने लगी। दीवान त्रिवेणी अचानक लापता हो गए। रुद्रिका ने चेताया, छाया अब अकेली नहीं है। उसके पास एक गुप्त परिषद है जिनकी आत्माएं दीवारों से जुड़ी हैं। एक रात बंदर ने नगर के मुख्य चौराहे पर आग जलाकर एक मंत्र गाया। जब राज्य मौन से चले तब उसे सुनने वाले शोर बन जाते हैं, और जब शोर को छीन लिया जाए तब सत्ता टूटने लगती है। लोगों ने पहली बार महसूस किया, राज्य उन्हें नहीं देख रहा, वह बस खुद को देख रहा है। एक रहस्यमयी घटना घटती है। महल के एक पुराने कक्ष में तीनों वर्धनों की परछाइयां आयकांच पर उभर आती हैं। लेकिन एक नई छवि साथ में प्रकट होती है। वह एक बच्ची की है जो रानी अदिति जैसी दिखती है। रानी अवाक हो जाती हैं। रुद्रिका बताती हैं, चेतना ने स्वयं को दोहराना शुरू कर दिया है। अब वह स्मृति से लड़ रही है, और जब चेतना स्मृति से हारती है तो राज्य पुनः जन्म लेता है। सिंहासन पर अब एक नया प्रतीक उभर आता है, एक उल्टा मुकुट जिसके नीचे लिखा है, जिसने सबसे कम चाहा वही सबसे अधिक पाएगा। उसी रात रानी अदिति महल के पुराने गलियारे में जाती हैं। दीवारों पर लिखे दिखता है, शब्द अब तुम्हारे हैं, पर अर्थ अभी बाकी है। और तभी छाया फिर प्रकट होती है। पर अब वह मुकुट नहीं पहनती। वह खाली हाथ है, पर उसकी आंखों से प्रकाश फूट रहा है। और वह पूछती है, अब क्या तुम तैयार हो विचार को जन्म देने के लिए? रघुवंश की हवाओं में अब एक रहस्य गूंज रहा था। सत्ता अब न राजा की थी, न रानी की, वह एक अदृश्य चेतना के अधीन थी, जिसे सभी छाया सत्ता कहने लगे थे। लोग निर्णयों का पालन करते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वे निर्णय किसके थे। महल में उल्टा मुकुट अब एक प्रतीक बन चुका था, सत्ता का वह स्वरूप जो स्वयं को छुपाकर शासन करता है। रानी अदिति ने अंतिम बार सिंहासन को देखा। वह चमक रहा था, पर उस पर कोई नहीं बैठा था। महल की दीवारें अब बोलती थीं। रात के तीसरे पहर दीवारें धीमे मंत्रों में कुछ बड़बड़ाती शब्द खो गए हैं। अब प्रतीक शासन करेंगे, रानी ने दीवार को छूकर पूछा। अगर प्रतीक ही सब कुछ हैं, तो अर्थ कहाँ गया? दीवार से उत्तर आया, अर्थ वही है जहाँ वो कभी नहीं था, तेरे भीतर, तेरी परछाई में। रानी ने वही रात शून्य नियम की अंतिम पंक्ति लिखी। राज्य तब बदलता है जब शासक अपनी परछाई से डरने लगे। अब बंदर ने एक नया व्यवहार शुरू किया, वह मिट्टी में उल्टे अक्षर लिखता। एक दिन उसने 4 शब्द मिट्टी में उकेरे, अदिति तुम याद रखो। रानी चौंक गई। क्या बंदर?
अब स्वयं चेतना बन गया है या कोई संदेशवाहक रह गया है? रुद्रिका ने बताया, वह अब स्वयं एक प्रतीक है। न राजा, न दूत, न पशु, वह अनुश्रुति है, स्मृति का जीवित रूप। रात के तीसरे पहर रानी को अपने कक्ष में 3 परछाइयां दिखाई दी। वह तीनों वर्धन थे। स्वयंभू वर्धन अब चुप, सैनिक वर्धन अब थका हुआ, बंदर अब शांत और तेजस्वी। रानी ने पूछा, तुम तीनों अब क्या चाहते हो? तीनों ने एक स्वर में उत्तर दिया, अब हम कुछ नहीं चाहते। अब हमें केवल अपना उत्तर देना है राज्य की आत्मा को। उन्होंने एक पांडुलिपि सौंपी, नाम था सत्य का द्वार। अब राज्य में एक नई संरचना प्रकट हुई। एक दरवाजा जो महल की सबसे पुरानी सुरंग के भीतर था। उसे कहा गया द्वार चेतना। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन जो भी उसके सामने जाता उसे अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के सारे दृश्य दिखते। रुद्रिका ने कहा, यह द्वार नहीं, यह अंतर्मन है। रानी ने प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही रानी द्वार के भीतर पहुंची, उसने देखा वह एक उजाले से भरे प्रांगण में खड़ी हैं। 4 दिशाओं से 4 प्राणी आ रहे थे। एक था बंदर जिसके पीछे आग थी। एक था स्वयंभू वर्धन जिसके हाथों में उल्टा मुकुट था। तीसरा था सैनिक वर्धन जिसके सीने पर घाव चमक रहे थे। और चौथा था स्वयं रानी की परछाई जो आगे बढ़ रही थी। प्रत्येक ने एक प्रश्न किया, तू निर्णय क्यों नहीं लेती? तू शासक क्यों नहीं बनती? तू हमसे डरती क्यों है? तू स्वयं को कब अपनाएगी? रानी चुप रही। तभी चारों गायब हो गए। अब एक नया दृश्य उभरा। महल उजड़ चुका है, जनता सड़कों पर है, राज्य बिखर रहा है। फिर एक वृद्ध स्त्री आई और बोली, क्या तू चाहती है कि तेरे निर्णय से राज्य बचे? रानी बोली, मैं चाहती हूं कि राज्य मुझे न बचाए बल्कि खुद को समझे। वृद्धा मुस्कराई। महल के बाहर जनता ने पहली बार विद्रोह किया, क्योंकि आदेश अब समझ से परे थे। सड़कों पर एक वाक्य लिखा जाने लगा, अगर निर्णय बिना चेहरे के हों तो प्रश्नों के चेहरे बनते हैं। राज्य अब 2 भागों में बंट गया। एक वह जो छाया सत्ता को मानता था, दूसरा वह जो रानी को उत्तराधिकारी मानता था। रानी द्वार से बाहर निकलती हैं। वह कहती हैं, मैं शासक नहीं बनूंगी, मैं वह बनूंगी जो निर्णय नहीं। दर्पण बनती है, वह उल्टा मुकुट उठाकर उसे जमीन पर रख देती हैं और कहती हैं, अब जो बोले वह सुने भी, जो आदेश दे वह प्रश्न भी ले। महल की दीवारें कंपन करने लगती हैं। छाया फिर उभरती है, लेकिन अब वह कोई परिचित नहीं लगती। महल के अंदर सिंहासन अब टूट चुका है, पर जमीन पर बना है एक नया वृत्त। उसके भीतर लिखा है, अब शून्य नहीं, अब बीज। और उसी वृत्त में एक बच्चा खड़ा दिखता है, जिसकी आंखें बंद हैं, पर माथे पर 3 चिन्ह हैं, एक बंदर, एक स्त्री और एक उल्टा मुकुट। रानी उससे पूछती है, तू कौन है? वह चुप रहता है, पर दीवार पर अपने हाथ से एक वाक्य लिखता है, मैं वो हूं जो तुम सबने मिलकर गढ़ा है, पर अब मैं तुमसे अलग हूं। रघुवंश अब शब्दों से नहीं, प्रतीकों से समझा जाने लगा था। सिंहासन अब धराशायी हो चुका था। उसके स्थान पर बना था एक गोल वृत्त, जिसके भीतर खड़ा था एक रहस्यमय बालक जिसकी आंखें बंद थीं, पर माथे पर 3 चिन्ह थे। बंदर का आकार, स्त्री का आभास, उल्टे मुकुट का गहरा निशान। उसने एक वाक्य लिखा था, मैं वो हूं जो तुम सबने मिलकर गढ़ा है, पर अब मैं तुमसे अलग हूं। रानी अदिति चुपचाप वृत्त के पास पहुंची। बालक स्थिर था, उसकी पलकें अब भी बंद थीं। रानी ने पूछा, तू हमें जानता है? बालक बोला, नहीं,
पर जमीन पर उंगलियों से मिट्टी में लिखा जानना आवश्यक नहीं। जो जागा नहीं वह सवाल नहीं बनता। रानी सिहर उठी। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह चेतना का जीवित रूप था। रुद्रिका बोली, ये वह आत्मा है जो हमने बोई, पर यह वह सत्य है जो हम छिपाते रहे। सैनिक वर्धन ने महल को छोड़ जंगलों की ओर प्रस्थान किया, बिना किसी आदेश के। स्वयंभू वर्धन ने अंतिम बार चुपचाप महल की दीवार को देखा, फिर अदृश्य हो गया। और बंदर अब वापस वानर रूप में जंगल में कूदता दिखाई दिया, पर उसकी चाल में अब दार्शनिक ठहराव था। किसी ने पूछा, क्या तीनों समाप्त हो गए? रानी ने उत्तर दिया, नहीं। वे अब हमारे भीतर विचार बन चुके हैं। रानी की शून्य नियम पांडुलिपि के भीतर छिपा एक चौथा पृष्ठ अब अपने आप प्रकट हुआ। उस पर केवल एक वाक्य था, जब बीज बोलने लगे तब पुराने वृक्ष मौन हो जाए। रानी ने बालक से पूछा, क्या तू उस बीज का उत्तर है? बालक ने उत्तर नहीं दिया। उसने एक पत्थर पर 3 रेखाएं उकेरी, फिर उसे उलट दिया और वह पत्थर धूल में बदल गया। रुद्रिका ने कहा, यह बीज किसी उत्तर का उत्तर नहीं है, यह स्वयं प्रश्न है। महल की एक दीवार, जिसे मौनवृत्त कहा जाता था, अचानक लिपियों से भरने लगी। ये लिपियां किसी भाषा की नहीं थीं, पर जो भी उन्हें देखता उसे अपने भविष्य के दृश्य दिखाई देने लगते। राज्य में हाहाकार मच गया। कोई खुद को राजा के रूप में देखता, कोई विद्रोही, कोई दूत और कोई निर्वासित। पर जब बालक उस दीवार के सामने खड़ा हुआ, लिपियां रुक गईं। दीवार पर केवल एक वाक्य लिखा, इसका कोई भविष्य नहीं। क्योंकि यह भविष्य नहीं, बीज है। महल के पीछे एक और द्वार प्रकट हुआ, बिल्कुल सरल, बिना किसी सजावट के। लेकिन उसके ऊपर लिखा था, सत्य द्वार। किंवदंती कहती थी, जो इस द्वार से गुजरे उसे 3 उत्तर मिलते हैं। उसका जन्म क्यों हुआ? उसका अंत कहाँ होगा? और वह किसका उत्तर है? आए बालक उस द्वार के सामने खड़ा हुआ। रानी ने पूछा, क्या तू भीतर जाएगा? बालक ने सिर हिलाया, नहीं, और लिखा, मैं उत्तर हूँ, मुझे भीतर जाने की आवश्यकता नहीं। पर तुम सबको है। रात में महल की छत से एक बार फिर गूंजती आंखें प्रकट हुईं, पर इस बार वे रो रही थीं। हर एक आंख से रोशनी नहीं, जल बह रहा था। और दीवार पर लिखा, हमने राज्य देखा, पर अब हम सत्य नहीं देख सकते। रुद्रिका ने कहा, गूंजती आंखें अब देख नहीं पा रहीं, क्योंकि अब कुछ दिखाने को बचा ही नहीं। अब नागरिकों ने एक खुली सभा बुलाई, जहां बालक को, रानी को और रुद्रिका को आमंत्रित किया गया। एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, हमें बताओ, अब राज्य क्या है? रानी चुप रही। रुद्रिका ने आंखें मूंद लीं। बालक ने एक बार फिर जमीन पर लिखा, अब राज्य तुम हो। पर यदि तुमने फिर से किसी और को राज्य बना दिया, तो वही इतिहास दोहराया जाएगा। पर इस बार कोई बंदर नहीं आएगा। रात के अंतिम पहर में रानी अपने कक्ष में थीं। बालक सो रहा था, पर अचानक बालक के सिरहाने की दीवार पर एक परछाई उभरी। वह कोई स्त्री थी, मुकुटधारी, पर उसके चेहरे पर 3 चिन्ह थे, एक बंदर का, एक रक्त का और एक प्रश्न चिन्ह का। रानी ने पूछा, तू कौन है? छाया मुस्कराई और बोली, मैं अंतिम उत्तर नहीं, अगली कथा हूं। उसका चेहरा अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। वह कोई और नहीं, रानी अदिति की ही आत्मछवि थी, जो समय के साथ अलग हो गई थी। यह छाया अदिति के मन के वे सभी निर्णय, द्वंद्व और अपरिभाषित विकल्प थे, जो उन्होंने कभी नहीं चुने। छाया ने बालक को देखा और कहा, मैं वह हूं जो अदिति ने कभी नहीं बनने दिया, पर जिसे समय ने आकार दे दिया। रानी के सामने अब 2 विकल्प थे,
छाया को अपनाकर भविष्य की दिशा बन जाना, या उसे समाप्त कर देना और राज्य की स्मृति में शांति लाना। रानी ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मैं अब केवल स्वयं हूँ। कोई प्रतिध्वनि नहीं, कोई परछाई नहीं, छाया विलीन हो गई। बंदर, जो अब वर्षों से प्रतीक बन चुका था, फिर एक बार मानवों की भाषा में बोला, अंतिम बार। वह नगर के बीचों बीच एक वृक्ष की डाली पर बैठा और चिल्लाया, मैं ही वर्धन था। मैं ही वो था जिसने आत्मा को शरीर से बाहर निकाल फेंका। मैंने वह प्रयोग किया जिसने राज्य को प्रतीकों के अधीन कर दिया। नगर में सन्नाटा छा गया। बंदर ने आगे कहा, मैंने सोचा था मैं एक आदर्श राजा बनाऊंगा, जिसमें भावनाएं न हो पर बुद्धि हो। पर वह प्रयोग असफल रहा। आत्मा बंट गई 3 भागों में, स्वयंभू वर्धन, सैनिक वर्धन और मैं। और बालक, वह तीसरी पीढ़ी नहीं है, वह बीज है जो मैंने छोड़ा था, जिसे समय ने सींचा और सत्य ने पोषित किया। अब मैं जा रहा हूं जहां प्रतीक मिट जाते हैं, और वह वृक्ष से नीचे कूदा और मिट्टी में समा गया। रानी अदिति, रुद्रिका और बालक तीनों सत्य द्वार के समक्ष खड़े थे। द्वार अब पहले की तरह रहस्यपूर्ण नहीं था। अब वह एक साधारण आंगन की तरह प्रतीत होता था। रानी ने प्रवेश किया। उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक बड़ा शीशा। उस शीशे में उन्होंने अपने जीवन के सभी निर्णय देखे, वो भी जो लिए और वो भी जो नहीं लिए। फिर शीशे पर शब्द उभरे, तुम अब राज्य नहीं हो, क्योंकि राज्य अब किसी एक में सीमित नहीं रहेगा। रानी मुस्कराईं। बालक अब बोलने लगा था। उसने महल के बाहर नागरिकों के सामने जाकर कहा, मैं उत्तर हूं, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम प्रश्न हो। आज से न कोई राजा होगा, न राज्य। अब से शासन हर एक नागरिक की चेतना का साझा उत्तर होगा। लोग चौंके। क्या ये संभव था? बालक ने कहा, मैं वर्धन नहीं हूं, मैं संकलित चेतना हूं, जो 3 वर्धनों की आत्मा, अदिति की छाया और राज्य की स्मृति से जन्मी है। उस दिन एक चमत्कार हुआ। महल की नींद से कंपन शुरू हुआ। लोग भागने लगे, पर बालक ने कहा, डरो मत। यह अंत नहीं, एक प्रतीक का विसर्जन है। महल की दीवारें धीरे धीरे खुद ही ढहने लगीं, हर पत्थर, हर ईंट जैसे स्मृतियां मुक्त हो रही हों। सिंहासन का वृत्त, जो अब तक राज्य की चेतना का केंद्र था, एक रोशनी में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। अब राज्य की कोई सीमा नहीं थी, कोई मुकुट नहीं, कोई दीवार नहीं। नगर के केंद्र में सभी नागरिकों की एक अंतिम सभा बुलाई गई। रानी अदिति वृद्ध हो चुकी थीं। रुद्रिका अब केवल श्रोता थीं। और बालक, वह अब बालक नहीं, आकाश नाम से जाना जाने लगा। आकाश ने घोषणा की, आज से न कोई आदेश होगा, न कोई नियम, सिर्फ एक सिद्धांत जिसे उत्तर चाहिए वह प्रश्न बने। रानी अदिति ने आकाश से पूछा, क्या अब सब समाप्त हो गया? आकाश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, अब कुछ शुरू नहीं होगा। सालों बाद, जब रानी अदिति के देहांत के पश्चात राज्य का इतिहास संकलित किया जा रहा था, तो त्रिकुंठ की दीवार पर एक अंतिम चिन्ह पाया गया। 3 वृत्तों से बना, एक के केंद्र में एक छोटा बिंदु। उसके नीचे लिखा था, बंदर का संदेश, राजा की खोज। और उत्तर का बीज अब स्मृति बन चुके हैं। अब कोई कहानी शेष नहीं। रघुवंश की हवाओं में अब कोई प्रश्न नहीं था। बस एक मौन था, पर वह मौन शांत नहीं था, वह प्रतीक्षारत था। बालक, जिसने स्वयं को उत्तर कहा, अब महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर दिनरात आकाश की ओर देखता। रानी अदिति अब सिंहासन की जगह जमीन पर बैठती थीं। सिंहासन अब ध्वस्त हो चुका था, और महल की दीवारों पर लिखे गए सभी पुराने वाक्य धीरे धीरे मिट रहे थे। मानो वे जानते थे
कि अब उनके अर्थ का समय समाप्त हो चुका है।